हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। उनके खिलाफ सरकारी वकील थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। बाद में उनके पुत्र हाईकोर्ट के जज भी रहे। और मजे की बात यह है कि लखनऊ में जगत नारायण मुल्ला जी के नाम पे जगत नारायण रोड भी है। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के नीचे बैठ के स्वतंत्रता का आंदोलन है और उनको फांसी हो क्रांतिकारियों को, उसे इंश्योर करने के लिए सरकार की सदारत में की जा रही वकालत है। और उसके बाद वो लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब पे आरोप लगाए या संघ और संगठन पे आरोप लगाए कि इन्होंने क्या किया, मैंने ये बात एक दो बार टीवी डिबेट में ही बोली है। मैंने विनम्रता से कहा, मैंने कहा एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो कांग्रेस का, एक नेता बता दीजिए जो फांसी चढ़ा हो अंग्रेजों के काल में, एक जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। फिर भी स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने ही लड़ा और स्वतंत्रता भी एक में उन्होंने ही दिलाई। तो इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आता है कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले 100 वर्ष गुजरे उसमें देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो दृष्टि दी थी स्वतंत्रता आंदोलन, मैंने क्यों यह विषय बताया, स्वतंत्रता आंदोलन भिन्न भिन्न आयामों में लड़ा जा रहा था और अनेक प्रकार से भारतीय समाज उसमें लड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने भी उसमें भूमिका दिखाई। फिर उन्हें क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाकर एक दूसरे आयाम से हम आगे की बात सोचें, चूंकि वो उसी विचार को सोच रहे थे जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी। तो क्या कहा गया था, वो भारतीय असंतोष के जनक है। उन्हें क्यों असंतोष का जनक कहा गया, क्योंकि यह माना गया था कि 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई वो तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस के लिए बनाई गई थी। तो कहा गया भाई बात तो सिर्फ वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की थी, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए भाई, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो राइट विंग है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और यह भी कहा गया कि ये बात क्या कर रहे हैं, अरे भाई ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। मगर जो बात तिलक जी ने कही थी, जो गांधी जी का हिंद स्वराज में भाव था, जो डॉक्टर साहब ने 1920 में इसी नागपुर की धरती पर स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया था, यह सारी चीजें एक ही विचार से प्रेरित थी। पर अफसोस कि उस विचार को स्वीकार करने में, अंगीकार करने में विलंब हुआ और आज तक वह साक्षात रूप में स्वीकार नहीं हो पाया। मगर आपको मैं एक विश्लेषण देता हूं कि जो प्रयास उन्होंने किया था वो कैसे कैसे बदलाव की तरफ बढ़ा। अगर आप देखें तो 1922 में जब वो जेल से निकले तो पहले 25 साल 1947 तक क्या थे, उन्होंने जो विचार रोपा उसके लिए एक शैशव काल, अप्रासंगिकता के काल। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि 1940 तक नागपुर के बाहर संघ की शाखाएं मुश्किल से 50 से भी कम थी। अगले 25 वर्ष 47 से 72 संगठन का व्यापक विस्तार, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विस्तार। अब देखिए, जो उन्होंने पौधा रोपा था वो पहले 25 वर्ष में अपना अस्तित्व बनाता है, अगले 25 वर्ष में वो विस्तार इस रूप में पाता है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, यानी अगर सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम होना था तो शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर शुरू होते हैं। यदि विद्यार्थियों के क्षेत्र में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू होता है, धर्म के क्षेत्र में था तो विश्व हिंदू परिषद शुरू होता है, वनवासी क्षेत्रों में था
तो वनवासी कल्याण आश्रम शुरू होता है, मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ शुरू होता है, यदि किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ शुरू होता है, और इसी कालखंड में भारतीय जनसंघ भी शुरू होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए, पहले 25 वर्ष ये, अगले 25 वर्ष ये, अब अगले 25 वर्ष 72 to 97। अब हम संगठन के रूप में थोड़ा महत्वपूर्ण होने शुरू हुए। अब सत्ता में भी हमारी यदा कदा हिस्सेदारी होने लगी। 77 में पहली बार केंद्र की सरकार में वो एक स्थान मिला, और अनेक राज्यों की सरकार में स्थान भी मिला, और अनेक राज्यों में हमारे नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी। 80 का दौर आया, थोड़ा पीछे गए, 90 का दौर आया, तेजी से आगे बढ़े, 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल बने, 90 के दशक का अंत होते होते गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल बने। तो देखिए, तीसरा चरण जो 25 वर्ष का आया, उसने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, और जो चौथा चरण आया 1997 से 2022 के 25 वर्ष। अब आप देखिए, हम सत्ताधारी दल से होते हुए, बीच में 10 वर्ष का संघर्ष और प्रतिकार सहते हुए, आज अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सत्ता पाने वाले, और वो भी लगातार दूसरी बार सत्ता पाने वाले व्यक्ति बने, दल बने। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो दूरदृष्टि देखी थी वो किस रूप में आगे बढ़ी। और विचार, इसमें एक और बात कहता हूं, ये हम ऐसे ही नहीं बढ़े। जो हमारा विकास है वो एक क्रमिक विकास है। क्यों? मैं विनम्रता से कहता हूं, परंतु यथार्थ कहता हूं। भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, उसमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर बाकी सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। ये दोनों नेता बन के प्रधानमंत्री बने। इस विषय में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं, या राजीव गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा जी कैसे बनी थी? इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो पार्टी के नेता नहीं थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में एक व्यवस्था के तहत बनी थी, और उन्हें टाइटल दिया गया था गूंगी गुड़िया, यानी माना गया था कि इनको तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पंडित नेहरू इतने बड़े नेता थे, परंतु वो कैसे बने थे? सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के साथ थी, वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने थे। मगर सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हुए। अटल जी 1957 में नेहरू जी ने कहा कि ये युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 40 साल तक देश ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा, और 1998 में वो जाके प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी, वो तो हाल की बात है, युवाओं को भी ध्यान होगा। 2014 से पहले के वर्ष ध्यान कर लीजिए, 2011, 12, 13, 10। राह चलते किसी आदमी से पूछिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब कहते हैं तो मोदी जी होने चाहिए। ये कैसे बने? ये दोनों स्वयं सेवक थे। यदि हम कहते हैं कि संगठन व्यक्ति निर्माण करता है, वह चरित्र निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया कि संपूर्ण राष्ट्र ने उनसे प्रेरणा ली और उनको अंगीकार किया। तो नेतृत्व हमने खड़ा किया, तब वह राष्ट्र उसके साथ आकर खड़ा होता है। यह एक परिवर्तन आता है, और इसमें ग्रेजुअल चेंज भी है। पिछले 100 साल की अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स का चेंज देखें, तो जिसको हम राइट विंग कहते हैं ना, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, फंडामेंटलिस्ट, वो हर 20 साल में वो एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसके मायने बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकमान्य तिलक ने 1905 में जब पूर्ण स्वराज की बात कही, तो उनको कहा गया कि एक्सट्रीम राइट विंग की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल, 1920 का दशक, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का जो समय है वो यथार्थ में बदल गया आंदोलन। अब कांग्रेस के अंदर राइट विंग कौन था? वो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, और 20 साल गुजरे, 1947 आजादी मिली, ये सब के सब सरकार के हिस्से हो गए। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और 20 वर्ष गुजरे, 1970 का दशक आया,
दीनदयाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई जगहों पे एसवीडी गवर्नमेंट्स बना ली। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता कहते थे। और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आया, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? अडवाणी जी। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया, अब अडवाणी जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक किसको कहा जाने लगा? मोदी जी को। पर हकीकत में आप देखें तो कालचक्र की गति कहां जा रही है? द कंट्री इज ग्रेजुअली मूविंग, द टेक्टोनिक शिफ्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन।